फायर फिनिक्स ने एक बूंद जलते हुए आंसू गिराए। आंसू चमड़े के जूतों पर गिरे। आदमी ने तुरंत चमड़े के जूते उठाए और उनकी जांच की। उसने पाया कि उसके जूतों का तल भी जल गया था। आदमी ने उसे दोष नहीं दिया। आंसू की इस उबलती बूंद ने उसे चौंका दिया था। जलते हुए फायर फिनिक्स को देखकर आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सीधे भारी बेड़ियां खींच ली। लोहे के जाल की बेड़ियों के बिना फायर फिनिक्स तुरंत तेजी से गर्म हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पूरा शरीर आग से भर गया था। उसने अपनी जीवन शक्ति को फिर से उत्पन्न किया। फिर फायर फिनिक्स सीधे आसमान में उड़ गया। जाने से पहले आदमी का धन्यवाद करने के लिए उसने आदमी के लिए एक जलता हुआ पंख छोड़ दिया। हालांकि आदमी ने राजा के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। उसने फायर फिनिक्स को वापस नहीं पकड़ा। जैसे ही वह वापस गया, उसे राजा ने पकड़ लिया। उसे सीधे वेदी पर भेज दिया गया। राजा के आरोप सुनकर आदमी ने समझाया कि उसने फायर फिनिक्स को पकड़ लिया था, लेकिन उसने उसे बाद में जाने दिया। आदमी के बात खत्म करने के बाद पूरा दृश्य अस्त व्यस्त हो गया। यह देखकर कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, आदमी ने तुरंत फायर फिनिक्स को निकाला और उसे अपना पंख दे दिया। लेकिन उस समय पंख स्क्रैप आयरन की तरह मंद प्रकाश में लिपटा हुआ था। राजा ने तुरंत आदमी का सिर कलम करने का आदेश दिया। इस समय मूल मंद पंख जल गया। एक फायर फिनिक्स अचानक महल के शीर्ष पर दिखाई दिया। उसके चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वह सीधे मीनार की नोक पर रुक गया। उसके शरीर से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने पूरे महल को सीधे रोशन कर दिया। फायर फिनिक्स के प्रकट होने से यह साबित हो गया कि आदमी ने झूठ नहीं बोला था। लोगों को जयकार करते देख राजा को आदमी को जाने देना पड़ा और उसे शानदार कपड़ों का एक सेट देकर पुरस्कृत किया। लोगों ने आदमी को घेर लिया और खुशी से गाने और नाचने लगे। यह सब राजा को बेहद नाखुश कर रहा था। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से एक अच्छा विचार आया। उसने बर्फ और बर्फ साम्राज्य की राजकुमारी से शादी करने का बहाना बनाया। उसने आदमी को बर्फ और बर्फ साम्राज्य जाने और राजकुमारी को वापस लाने के लिए कहा। आदमी एक लंबी यात्रा के बाद बर्फ और बर्फ साम्राज्य के तलहटी में आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्फ और बर्फ साम्राज्य बर्फीले पहाड़ पर था। आदमी ने 3 दिन और 3 रात चढ़ाई की और अंत में बर्फ साम्राज्य के दरवाजे पर पहुंचा। यह देखकर कि दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं था, आदमी अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल उसके सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। जब आदमी ने अपने सामने बर्फ की दीवार को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे एहसास हुआ कि फिनिक्स की बारिश उसकी जेब से निकल रही थी। वह हवा में उछला और बर्फ की दीवार के अवरोध में कूद गया। अगले ही पल उसके कंधे पर बर्फ की दीवार पिघल गई और बर्फ का पानी बिखर गया। एक शानदार क्रिस्टल महल आदमी के सामने दिखाई दिया। जब वह ज्याओ माजू को खोजने के लिए मुड़ा तो उसने पाया कि उसके पीछे खाली था। ज्याओ माजू गायब हो गया था। उसे नहीं पता था कि ज्याओ माजू अभी अभी पिघले हुए बर्फ के पानी से बह गया था और बर्फीले पहाड़ के तलहटी में गिर गया था। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ के पानी से जम गए थे, इसलिए वह बच गया। आदमी नंगे पैर महल में चला गया और पाया कि अंदर अनगिनत बर्फ के अधिकारी और राजकुमारियां थीं। जब आदमी वास्तविक राजकुमारी को कैसे खोजा जाए इस बात की चिंता कर रहा था, तब फीनिक्स की बारिश ने उसके लिए वास्तविक राजकुमारी को बंद कर दिया था। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। यह जानने के बाद कि आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था, राजकुमारी ने अपनी सुरक्षा छोड़ दी। फिर दोनों पुरुषों ने जल्दी से राजकुमारी की स्कर्ट नीचे की, लेकिन आदमी का शरीर बहुत भारी था। राजकुमारी की स्कर्ट दुर्भाग्य से फट गई। संतुलन खो चुके दोनों पुरुष तेजी से नीचे गिर गए। महत्वपूर्ण क्षण में ज्याओ माजू ने उन्हें समय पर पकड़ लिया। दोनों पुरुष कुचलकर नहीं मरे। आदमी को राजकुमारी को सुरक्षित रूप से महल में वापस लाते हुए देखकर लोगों के दिलों में उसकी स्थिति और ऊंची होती जा रही थी। राजा का दिल फटने वाला था। इसके लिए उसने आदमी को एक और असंभव कार्य सौंपा। रहस्यमयी समुद्र को सभी दुष्ट स्नाइपर्स को मारने दो।